Hello everyone. We are reading the chapter number 3 of history for class 9th, Nazism and the rise of Hitler. और हम लोग रीड कर रहे थे टॉपिक द नाजी वर्ल्ड व्यू। तो हमने कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नाजी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या सोचते थे वो दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में, और स्पेशली ज्यूज़ के बारे में क्या सोचते थे। और मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर जो वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को रखते थे और उन्हें लगता था कि ये सबसे बेस्ट जो है जाति है, और उसके बाद सबसे नीचे जो है ज्यूज़ को रखते थे वो, और उसके बीच में जो है अलग अलग रेस के लोग जो थे वो आते थे। तो इसी तरह से हमने देखा था कि जर्मन्स को सबसे सुपीरियर मानता था हिटलर, और जर्मन को बढ़ाने के लिए, उसकी बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए उसने काफ़ी कुछ एक्सपैंड किया अपनी बाउंड्रीज़ को ईस्ट की तरफ। ये सब हमने रीड किया था लास्ट टॉपिक में। तो अब हमारा टॉपिक है 3.1 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। तो लेट्स रीड। Once in power, the Nazi quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extant empire. तो एक बार जब नाजी के हाथ में पावर आ गई तो उसने अपने ड्रीम को सच करने की सोची, और उसका ड्रीम क्या था कि जर्मनी जो है वो प्योर आर्यंस, प्योर जर्मन्स का एक देश बन जाए, जिसमें जो जर्मन नहीं हैं या जो दूसरी जाति हैं जिनको वो इन्फीरियर मानता था या अनडिज़ायरेबल मानता था, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। और एलिमिनेट किस तरह से करेगा? उनको मार के या उनको टॉर्चर करके। तो उनको उसने अनडिज़ायरेबल बोला, जो भी प्योर जर्मन कम्युनिटीज़ नहीं हैं, बाकी जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनको अनडिज़ायरेबल कहा जाने लगा। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्दिक आर्यंस। नाजीज़ जो थे वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें सिर्फ प्योर और हेल्दी आर्यंस रहें। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को ही डिज़ायरेबल मानते थे। Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all other who were classed as undesirable। सिर्फ वही ये चाहते थे कि हमें ही समृद्ध होना चाहिए, हमें ही आगे बढ़ना है, हमें ही मल्टीप्लाई होना है, और हमें जो ये अनडिज़ायरेबल क्लास है इसको ख़त्म करना है। This meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist। तो इसका मतलब ये था कि जो दूसरी जातियाँ थी, ना तो उन्हें ज़िंदा रहने का अधिकार था, और ना ही जो प्योर नहीं थे जर्मन्स। प्योर नहीं का मतलब यहाँ पर ये है कि जिनको फ़िज़िकली जो एबल नहीं थे या फ़िज़िकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जिनमें, तो उनको भी उन्होंने एलिमिनेट करने का सोच लिया था। अंडर द euthanasia program, the Helmut's father along with other Nazi officials has condemned to death many Germans। तो यूथेनेसिया प्रोग्राम होता है मर्सी डेथ देना किसी को, मींस इस प्रोग्राम के तहत नाजी ऑफिशियल्स जो थे, नाजी के जो अधिकारी थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मेंटली और फिज़िकली जो अनफिट थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो इस प्रोग्राम को जो है यूथेनेसिया प्रोग्राम बोलते हैं, दया मृत्यु। तो ज्यूज़ वर नॉट ओनली द कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल। सिर्फ ज्यूज़ ही ऐसे नहीं थे जिनको अनडिज़ायरेबल घोषित किया गया। देयर वर अदर्स। मैनी जिप्सीज़ एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर। काफ़ी सारे जिप्सीज़ थे जर्मनी में रहते थे जो, और ब्लैक्स थे जो कि नाजी जर्मनी में रेशियल बेस के आधार पर उनको इन्फीरियर साबित कर दिया गया, इन्फीरियर घोषित कर दिया गया। हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस। तो उनको डराया गया और उनको टॉर्चर किया गया क्योंकि वो सुपीरियर आर्यन रेस के जैसे नहीं थे। दे वर वाइडली persecuted। even Russians and Poles were considered subhuman and hence undeserving of any humanity। तो उनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनको मारा गया, प्लस रशियंस जितने थे और पोल्स जितने थे उनको भी सब ह्यूमन
डिक्लेयर किया गया, उनको भी ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं रखा जर्मन्स ने, और कहा गया कि ये जो है अनडिज़र्विंग हैं लोग और इनको ह्यूमैनिटी पाने का कोई अधिकार नहीं है। When Germany occupied Poland and the parts of Russia captured, civilians were forced to work as a slave labor। तो जब जर्मनी ने अधिकार कर लिया था पोलैंड के ऊपर और कुछ पार्ट के ऊपर रशिया के, तो वहाँ के जो सिविलियंस थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उनको एज अ स्लेव रखा गया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू द हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। बहुत सारे नागरिक उनमें से सिर्फ भुखमरी से मर गए या फिर वो बहुत ज़्यादा काम उनसे लेता था, इसलिए उनकी डेथ हो गई। ज्यूज़ रिमेन्ड द वर्स्ट सफ़रर इन नाज़ी जर्मनी। तो ज्यूज़ जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा सफ़रर बनी नाज़ी जर्मनी में। नाज़ी हेट्रेड ऑफ ज्यूज़ हैड प्रोकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज़। क्योंकि ये जो ज्यूज़ थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाज़ीज़ ने इनको हेट करना शुरू किया, बल्कि क्रिश्चियनिटी में ही ज्यूज़ को कहीं ना कहीं दोषी माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि ये जो लॉर्ड क्राइस्ट थे उनकी मृत्यु जो है इनके कारण हुई थी, उनकी मृत्यु इन्होंने की थी, ये उनके हत्यारे थे, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए क्रिश्चियंस लोग भी ज्यूज़ को पसंद नहीं करते थे। They had been stereotyped as a killer of Christ and answerer. Until medieval times, Jews were barred from the owning land। तो बहुत टाइम पहले से ही, मध्यकालीन युग से ही जो ज्यूज़ थे उनको बार कर दिया गया कि वो अपनी लैंड नहीं ले सकते, ना वो कल्टीवेशन कर सकते हैं, ना वो उनकी अपनी कोई लैंड वो ख़रीद सकते हैं। दे सर्वाइव मेनली थ्रू द ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। तो ज्यूज़ ज़्यादातर क्या करते थे, या तो वो व्यापार करते थे या फिर वो पैसा ब्याज पे देने का काम किया करते थे, मनी लैंडिंग का काम। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज़ कॉल्ड घेटोज़। और जो ये ज्यूज़ होते थे ये एक स्पेशल एरियाज़ में रहते थे और उन एरियाज़ को कहते थे घेटोज़। They were often prosecuted through the periodic organized violence and expulsion from the land। ये ज़्यादातर अपनी लैंड से इनको भगा दिया जाता था, इनको हटा दिया जाता था, या फिर इनको पीरियोडिक समय समय पर कुछ ऐसे वायलेंस अटैक किए जाते थे जिनमें इनको मार दिया जाता था। However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo scientific theory of race। तो हिटलर इसको पूरी तरह से साइंटिफिक मानता था। ये कहता था कि मैं जो मार रहा हूँ इन्हें, या नाज़ी जो हैं इनके ख़िलाफ़ हैं, तो वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। ये प्रूव हो चुका है कि ज्यूज़ जो है अनडिज़ायरेबल है, तो दैट इज़ वाई वी आर किलिंग देम। बट ऐसा नहीं था, ये स्यूडो साइंटिफिक थी, यानी उसकी मनगढ़ंत चीज़ थी जो उसने साइंटिफिक का नाम दिया था, जिसे which held that conversation was no solution to the Jews problem। तो वो कहता था कि ज्यूज़ की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे ज्यूज़ की प्रॉब्लम का यहाँ से मतलब है कि क्रिश्चियंस भी, मैंने बताया था आपको कि हेट करते थे ज्यूज़ को, बट क्रिश्चियंस कहते थे कि अगर ये ज्यूज़ अपने आप को कन्वर्ट कर दे क्रिश्चियनिटी में तो इनको मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हिटलर कहता था कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, चाहे अपने आप को कन्वर्ट भी कर दें बट दे विल स्टिल बिकम अनडिज़ायरेबल, तब भी ये अनडिज़ायरेबल ही रहेंगे, अनडिज़ायरेबल ही बनेंगे। विच हैड द conversion was no solution to the Jewish problem, it could be solved only through their टोटल एलिमिनेशन। तो ऐसा हिटलर का मानना था कि उनका टोटल एलिमिनेशन ही इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। From 1933 to 1938, the Nazi terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase in 1939 to 1945 aimed at concentrating them in certain areas, eventually killing them in gas chamber in Poland। तो 1933 से 38 तक नाज़ी ने टेरराइज़ किया, उनको डराया, पॉपराइज़ किया, मींस उनको इकोनॉमिकली वीक कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया उनको उन्हीं की ज़मीन से हटा दिया गया, जहाँ से घरों से उनको भगा दिया गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें की गई। उसके और नेक्स्ट फेज़ में
उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर मारा गया। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते थे, उनमें बड़ी संख्या में ज्यूज़ को ले जाया जाता था और गैस चैम्बर्स होते थे वहाँ पे, गैस चैम्बर में ले जाके उनको मारा जाता था। तो ये तो थी ज्यूज़ की सिचुएशन और किस तरह से जो हिटलर है वो हेट करता था ज्यूज़ को और क्या क्या प्रोग्राम्स उसने चलाए ज्यूज़ को एलिमिनेट करने के। अनडिज़ायरेबल कौन थे वो हमने इस पार्ट में कवर किया है। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टॉपिक नंबर 3.2 द रेशियल यूटोपिया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।